हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर वालों के इन्वायरमेंटल स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि फ्री स्टडी चैनल आपके जो है प्रिपरेशन को और बेहतरीन तरीके से करने के लिए आए दिन अपडेट्स लाता रहता है। तो आज की वीडियो कुछ इसी से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये भी हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है जिसको हम अपने बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको हम अपने एक परफेक्ट आंसर राइटिंग में किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। आंसर राइटिंग भी हम फ्री स्टडी चैनल आपको बताता रहता है कि कैसे अपने आंसर को प्रिपेयर करना है। और आंसर को हम इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं, इसका रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपके बेस पर जज नहीं करेगा, आपके आंसर्स बेस पे आपको जज करता है, राइट। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट जा करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। क्वेश्चन बैंक्स, अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आने वाला है ना। टाइम अभी तक आपने लगभग अपना सिलेबस कवर कर ही लिया होगा। अगर इन केस अभी भी नहीं किया है सो यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर कवरिंग योर ऑल सिलेबस, ठीक है। तो इसकी आप चिंता मत करो। अभी भी अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी ठीक तरीके से निभाते हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाओगे। हमारी एक वीडियो है, उस वीडियो की स्ट्रेटेजी बता रखी है उस वीडियो में। तो अब अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखो। अगर आपका हिस्ट्री का सिलेबस कवर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके अपना हिस्ट्री का सिलेबस कवर करो। पोल साइंस का सिलेबस कवर नहीं है तो पोल साइंस की वीडियोस देखो, उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो भी आप देखो। ईवीएस का अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो ईवीएस की भी आपको वीडियो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा उस वीडियो में, बहुत ही आसान तरीक़ों से, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके हमसे आप जो है पीडीएफ रिटर्न फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट्स थी आपके लिए, ठीक। बाकी आप लोग के एग्ज़ाम्स तो आ ही रहे हैं, अगस्त में फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलो ईवीएस के क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पर्यावरण संरक्षण में। ध्यान से सुनना, मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो हमें उसे 2 से 3 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार। हालांकि अगर पहली बार में आपने उसको पढ़ लिया और समझ आ गया, फिर भी आप उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक। तो पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार और जन जागरूकता की भूमिका क्या करना है, वर्णन करना है। क्या, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार और जन जागरूकता की भूमिका का वर्णन करें। पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार और जन जागरूकता की भूमिका का वर्णन करें। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम पर्यावरण को बचाते हैं तो उसमें जन जागरूकता यानी जन समुदाय की भूमिका क्या क्या रही है, ठीक है। और पर्यावरण संचार, ये जो संगठन है, उसकी क्या भूमिका रही है, तो हम ये बताएंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्वेश्चन की सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है। अब इसमें आप भूमिका लिख दो पर्यावरण संरक्षण की। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको भूमिका लिख के नहीं बताया है ना। भूमिका लिख के बता दो कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण से अभिप्राय उन सभी प्रक्रियाओं से है जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्माण की जाती है, फिर लागू की जाती है। इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण बताओ। जन जागरूकता की भूमिका कैसे है, ये भी आप बताओ। जब आप थोड़ा सा इंट्रो दे दोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे जन जागरूकता की भूमिका या फिर निम्नलिखित भूमिका, कुछ इस तरीके से। फिर पॉइंट 1 बनाओगे, हेडिंग 1 क्या लिखा है, पर्यावरण अदालतें। फिर उसको आप 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करना शुरू करोगे। 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन आप कैसे करोगे, जन जागरूकता की भूमिका को हम पर्यावरण अदालतों के थ्रू कैसे, ऐसे बताओगे इसको आप। जन जागरूकता आपने हेडिंग बनाई, फिर लिखोगे आप पर्यावरण संरक्षण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण अदालतों की है, जिसमें वह पर्यावरण के उल्लंघन करने वाले या फिर जिन भी लोगों द्वारा नियम कानून तोड़े जाते हैं उन पर अदालत एक सख्त कार्रवाई निभाती है, व जुर्माना या दंड जैसी प्रक्रिया जो है उन पर लागू करती है। ये आपने कर दिया पर्यावरण अदालतों का, 5 से 6 लाइन हो गई, आराम से एक्सप्लेन कर दिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप डालो
पर्यावरण हितैषी उत्पाद, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या होते हैं, पर्यावरण हितैषी उत्पाद, तो उन पर ही रोक लगा रही है। इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। थर्ड पॉइंट, पेट्रोल को शीशा मुक्त बनाना। जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम में जितना प्रदूषण होता है उसके अंदर एक शीशा होता है, शीशा भी एक तरीके से ही आपका अपशिष्ट है ना, तो पेट्रोलियम को इससे मुक्त करना है। हानिकारक कीटनाशकों का प्रतिबंध। खेती में देखा होगा आपने, रासायनिक कीटनाशक लगते हैं ताकि जो है उत्पाद जल्दी हो, लेकिन देखो उत्पाद तो होता है, कृषि होती है, लेकिन आप ये देखिए ना, केमिकल वाले जब हम उर्वरक या फिर कीटनाशक उसके अंदर लगाते हैं तो वो मिट्टी को प्रदूषित कर देती है। जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को प्रदूषित करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जैव पर्यावरण या फिर पर्यावरण हितैषी का कारण है। तो आप ये बता दोगे हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध। फिर एक हेडिंग आप ये बना सकते हो कि मोटर वाहनों से जितना भी प्रदूषण निकलता है, ये जो गाड़ियाँ हम चलाते हैं है ना, स्कूटर, अलग अलग तरह की गाड़ियाँ, स्कूटर, बस, ये सब, इन सब से जितना भी पर्यावरण निकलता है, वो जो काला धुआं निकलता है वो क्या करता है, वायु में जाता है, वायु से जाने के कारण वो प्रदूषित होता है। उसके अलावा ये राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद, इसके बारे में मैंने बताया था, आपने नोटिस किया होगा, आप जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कूड़ा के प्रबंधन के लिए एक गाड़ी आती है, एमसीडी की गाड़ी आपने सुनी होगी। तो ये क्या करती है, एमसीडी की जो गाड़ी होती है वो सफाई के लिए, और जो आपके घर के गंदे कचड़े होते हैं उनको, उनके अपशिष्ट को निकालने के लिए आती है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका जो सरकार के द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रीय नदी कार्य, आपने देखा होगा नदी जिस तरीके से प्रदूषित होती जा रही है, जिन भी तरीकों से है ना, औद्योगिक अपशिष्ट इसमें मिलते जा रहे हैं, तो वो नदी का जो है साफ जल कम, एक गंदा नाले का जल जरूर बन गया है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय नदी कार्य योजना जो है चलाई गई, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, इस तरीके से आप एक दो एग्जाम्पल बता सकते हो। फिर आप सौर ऊर्जा के बारे में बताओ कि सौर ऊर्जा से भी हमने कई तरीके से अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश की है। प्राकृतिक ऊर्जा से हम वो लेते हैं रोशनी, सौर ऊर्जा हमारी जो सोलर एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, दिन के समय चार्ज करके रात में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ है। धूम्रपान निषेध, जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, जो जिन भी लोगों द्वारा धूम्रपान किया जाता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है, जो है ना। तो इस तरीके से आप ये कुछ पॉइंट है, बड़े आसान तरीक़ों से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब एंड में आपको ये भी लिखना होता है अपने आंसर में, जब आप पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो ना, तो उसके बाद आपको एक चीज़ लिखनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। हिंदी में इसको निष्कर्ष बोलते हैं, है ना। तो निष्कर्ष आपको बनाना होता है। और एक चीज़ और, निष्कर्ष कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष में वही है कंक्लूजन, आपने अपने आंसर में जो भी कुछ लिखा, जो भी कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपने पर्यावरण के बारे में लिखा, ये जो भी चीज़ थी पर्यावरण के बारे में थी, तो एटलीस्ट इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। सपोज़ अगर निष्कर्ष बनाती हूँ तो मैं लिखूँगी निष्कर्ष में कि उपयुक्त कथनों से हमें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जन जागरूकता की भूमिका एक बड़े पैमाने पर पर्यावरण को बचाने में मदद कर रही है। कुछ इस तरीके से मैं लिखूँगी, है ना। और ये हमें अपनी जागरूकता को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियों को भी पर्यावरण या फिर प्राकृतिक चीज़ों की उपलब्धता मिल सके। कुछ इस तरीके से मैं निष्कर्ष बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है परफेक्ट आंसर हो सकता है, बट अगर आप इससे बेटर सोच पाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग निष्कर्ष बनाओगे। क्लियर हो गया ये। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को बहुत ही आसान तरीक़ों से प्रेजेंट करेंगे, और लिटरली बता रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से करोगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, है ना। खुद भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैंने ये आंसर किया है बेटर तरीके से। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, क्या प्राचीन भारतीय समाज में रीति रिवाजों की तुलना में आधुनिक भारतीय समाज के क्रियाकलापों ने पर्यावरण एवं जैव विविधता को क्षति पहुंचाई? हाँ, तो कैसे? दोबारा पढ़ो। क्या प्राचीन भारतीय समाज में रीति रिवाजों की तुलना में, रीति रिवाज यानी जो परंपरा है उनकी तुलना में आधुनिक भारतीय समाज के क्रियाकलापों ने पर्यावरण तथा जैव विविधता को क्षति पहुंचाई? हाँ, तो कैसे? क्वेश्चन समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हम अर्लियर टाइम यानी कि पहले का टाइम था, उस समय की जो भी मानवों द्वारा क्रियाकलाप होती थी, और आज के टाइम पर मानवों के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, क्या वह दोनों ही क्रियाकलाप पर्यावरण को ख़त्म करते जा रहे हैं, जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारी से लॉस में जा रही है? अगर हाँ है, अगर जा रही है तो कैसे जा रही है, अब ये बताना है।
आपको याद है आपने 4th यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था, 4th यूनिट में हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा था। जैव विविधता को लेकर के A to Z चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे। तो ये भी चैप्टर उसी से रिलेटेड है। देखो आप ध्यान से, पहले भूमिका बनाओगे, मैंने यहाँ भूमिका भी बना करके बताई है आपको, ठीक, मैंने यहाँ प्रॉपर भूमिका बनाई है। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि प्राचीन भारतीय समाज की तुलना में आधुनिक भारतीय समाज के क्रियाकलापों ने जैव विविधता को बहुत बड़े पैमाने पर क्षति पहुँचाई है। क्षतिग्रस्त होने के कारण माने जाने कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं जो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैव विविधता के क्षतिग्रस्त होने के निम्नलिखित कारण, देखो भूमिका कितनी आसान बन गई, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में लिखा था ना वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि क्षतिग्रस्त हो रहा है तो हो कैसे रहा है। अब आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू करो। फर्स्ट पॉइंट बनाओ आप, औद्योगिक विकास। जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, मॉडर्न टाइम पे जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है। और जैव विविधता अगर प्रभावित हो रही है इससे, तो जैव विविधता के प्रभावित होने के कारण वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा है। तो औद्योगिक कारण एक बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है? वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई। क्या होता है? वनों की कटाई, यानी कि वनों को जिस तरीके से खत्म करता जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। जैव विविधता हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करती जा रही है। थर्ड पॉइंट बनाओगे, वन्य जीवों का अवैध शिकार। जिस तरीके से जीव जंतुओं का हमारा शिकार किया, जैसे कि एशियाई शेर है, आज के टाइम पे कहा जाता है कि वो खतरे की दृष्टि पे है ना। डॉल्फिन हो गए, डॉल्फिन को कहा जाता है कि खतरे की दृष्टि पर है। तो इस तरीके से ये जैव विविधता जो है हमारी खत्म हो रही है। अगर डॉल्फिन खत्म हो जाएगी तो हमारी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस में हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो। वह मानव और वन्य जीव के बीच में टकराव। मानव क्या कर रहा है, इसमें लिख सकते हो आप, मानव क्या कर रहा है? अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए मानव अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए जीव जंतुओं पर हावी हो रहा है, यानी कि उनका नाश कर रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है, जीव जंतुओं को मार रहा है और जीव जंतुओं की जो है उससे अपना व्यापार भी कर रहा है। तो क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में एक टकराव पैदा हो चुका है, जिसको कम करना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, प्रदूषण। प्रदूषण किस तरीके से जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है? जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, है ना, वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ये सब क्या है? ये अलग अलग तरीके से हमारे जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। कीटनाशकों का जिस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं मिट्टी में, तो मिट्टी की उर्वरता जो है खत्म होती जा रही है, ये भी है। वनस्पतियों का दोहन, जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं उनको हम खत्म करते जा रहे हैं। आवास क्षति जीवों में, जीवों को अगर हम मारेंगे तो जीव क्या करेंगे? अपनी जो स्थानीय भूमि होती है उसको छोड़ करके जा रहे हैं, है ना, उनके। या फिर अगर हम उनके स्थानीय जीव जंगलों को जला देते हैं, तो जंगलों के अगर जलाने से वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो एक तरीके से वो उनके घर का निकलना है, उनके छत से ज़मीन खींचनी है, तो उनका आवास जो है ना, आवास क्षति जो है वो प्रभावित होती है। पारितंत्र में जिस तरीके से हमारा इकोसिस्टम जिस तरीके से बदल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहा है। अब इकोसिस्टम कई तरीके से बदल रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और है, विदेशी प्रजाति परिचय। कहा जाता है कि भारत में, फिर किसी भी देश में, है ना, कहा जाता है कि भारत में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बाहर की फॉरेन कंट्री से आए हैं, और जैसे ही वो भारत में लगे हैं उनके कारण कई बार हमारे खुद के पेड़ पौधे फिर उनके जो है वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण से उनका जो है नाश हुआ है। तो इस तरीके से आप विदेशी प्रजातियों का परिचय लिखोगे और फिर एंड में कंक्लूजन। तो ये था आप लोगों का आंसर राइटिंग। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। उसके अलावा आप अभी के अभी कमेंट करके हमें ये आंसर बताओ कि यहाँ ये जो डैश दिया, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ जय लिखा है, यहाँ जय नहीं जैव आएगा, ठीक है। ये मैं ठीक कर देती हूँ इसको थोड़ा, यहाँ जय नहीं जैव आएगा। क्या है ये क्वेश्चन? डैश जैव विविधता की मापक इकाइयों में से एक है, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी ऐसी मापक इकाई है जो जैव विविधता की एक मानी जाती है। दूसरा है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु चिन्हित किए गए एक बड़े क्षेत्र को डैश कहते हैं। यहाँ बताओ आप क्या आएगा। विश्वव्यापी उस नेता नहीं आएगा, यहाँ पर क्षेत्र आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर क्षेत्र आएगा, ये गलत है। विश्वव्यापी उस क्षेत्र में सहायक गैसों को डैश कहते हैं, तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा। मुझे आप 1, 2, 3 इन तीनों का कमेंट में आंसर करके बताओ। अगर ना है तो आप हमसे पूछो, कमेंट में आता है तो आप आंसर बताओ, नहीं आता है तो आप क्वेश्चन मार्क करके बताओ, ये भी हम आपको बताएंगे, कमेंट में आपको आंसर देंगे। लेकिन खाली नहीं रहना है, गूगल से भी आप कर सकते हो, ठीक।
आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स टू बीइंग हियर। लाइक बिल्कुल करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि फ्री स्टडी आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट लाता रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए आंसर के साथ।